हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एल्केन की जो भी केमिकल रिएक्शंस आपको स्टडी करनी है उसका लिस्ट मैंने बोर्ड में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये सभी केमिकल रिएक्शन है किसकी, एल्केन की। जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, फिर इसके बाद में सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये पायरोलाइसिस रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन आपको हाई टेम्परेचर में कराना है। फिर इसके बाद में इंसर्शन रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्केन विद कीटोन। इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं दैट इज हैलोजिनेशन। यहां पर हम करते हैं एल्केन का हैलोजिनेशन, मतलब है कि आपको एल्केन की रिएक्शन कराने हैं किसके साथ में, F2 के साथ में, Cl2 के साथ में, Br2 एंड I2 के साथ में। यहां पर हम हैलोजिनेशन के रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो बेसिकली होता क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ जो हैलोजेंस होता है, हैलोजेंस, तो यहाँ पर F2 की सबसे ज़्यादा होती है, Cl2 की होती है, फिर इसके बाद में Br2 की होती है, फिर इसके बाद में होता है I2 की। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो आपकी F2 एंड Cl2 की रिएक्शन होती है एल्केन के साथ में, तो ये होती है आपकी नॉन सिलेक्टिव होती है, नॉन सिलेक्टिव। ये पार्ट में एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूँगा। नॉन सिलेक्टिव होती है जो आपकी Br2 I2 की जो रिएक्शन होती है इसमें एल्केन के साथ में, तो बेसिकली ये होती है सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्केन, ठीक है भाई, ये CH2, ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई, ये हो गया आपका N प्रोपेन। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं एक सिलेक्टिव के साथ में हाइड्रोजन के साथ में, एक नॉन सिलेक्टिव हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Cl2 और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ I2। अब देखिए भाई रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये रिएक्शन होती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब है कि यहाँ पर जो आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, उसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन आपके सेम हो गए। इसमें अगर आप ध्यान देते हैं आपका सेकेंडरी कार्बन है। आप देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका अगर होमोलिटिक क्लीवेज करना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक डॉट इसको ऐसे आएगा, एक डॉट ऐसे आएगा, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले ये प्राइमरी, अगर प्राइमरी के बारे में बात करें तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये CH2H हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर भी अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज करें तो एक H डॉट बनेगा, ये CH2 डॉट बनेगा, तो ये कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, और ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। आप देखिए भाई, HCl H डॉट Cl डॉट निकलेगा, तो यहाँ से आपका HCl निकलेगा, ठीक है भाई। ये जो दूसरा जो Cl डॉट है आकर के इस CH डॉट से अटैच होगा, ठीक है भाई। ये डॉट डॉट कनेक्ट होकर के एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये CH3, ये आपका CH2 और ये हो जाता है आपका CH2Cl, ठीक है भाई। ये हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब देखिए भाई, अब ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। अब ये दूसरा जो कार्बन आपका डिफरेंट कार्बन है उसको सिलेक्ट करेगा। अब देखिए भाई, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये आपका डिफरेंट कार्बन है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका H लगा है तो यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, तो यहाँ पर H डॉट, ये Cl डॉट हो जाएगा, C डॉट हो जाएगा, तो ये H डॉट Cl डॉट कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर HCl निकलेगा, दूसरा Cl आकर के इस सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है तो ये बना देगा आपका सेकेंडरी हैलाइड। ये हो जाता है, ये हो गया आपका प्राइमरी हैलाइड, ये हो गया आपका सेकेंडरी हैलाइड। मतलब है कि ये नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि जितने भी डिफरेंट कार्बन एक आपका एल्केन में प्रेजेंट होते हैं तो उन सभी से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, उन सभी से हैलोजिनेशन करके मतलब है कि क्लोरीनेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें तो I2 के केस में कुछ ऐसा नहीं होता, ये सिलेक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है I2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे किसकी, एल्केन की, तो यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन सिलेक्टिव होती है। मतलब है कि ये आपका उसी कार्बन को ये अटैक करेगा जो आपका मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है। आप लोगों ने सीखा होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो आपका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, तो टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बन, फिर इसके बाद में प्राइमरी कार्बन। ये ऑर्डर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा होगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है, ये आपका प्राइमरी
कार्बन फ्री रेडिकल है, मतलब है कि ये आपका कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर आप इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, हाइपर कंजुगेशन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। वाई ये आपका सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए भाई यहाँ पर भी अगर आप करें होमोलिटिक क्लीवेज तो ये आई डॉट, ये आई डॉट हो जाएगा। एक एच आई यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एच आई यहाँ से निकल गया। अब देखिए दूसरा आई आकर के ये जो आपका मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कार्बन है तो उसको अटैच होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये आपका सी एच, ये आई हो गया और ये हो जाता है आपका सी एच थ्री। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका Cl2 है तो हर तरह के कार्बन को हेलोजिनेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जो आपका I2 होता है या Br2 होता है तो ये आपके उसी कार्बन को ये अटैक करेगा जो आपका मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। आप देखिए भाई इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक कंपाउंड ले लिया मैंने, ये हो गया, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए किस तरह के कार्बन प्रेजेंट है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है। अब देखिए कितने डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है। अब ध्यान दीजिए भाई इसमें अगर आप देखें ये प्राइमरी ये दोनों कार्बन आपके सेम हो जाते हैं। अब देखिए ये कार्बन आपका डिफरेंट है क्योंकि आपका टर्सरी कार्बन, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन डिफरेंट है, ये कार्बन डिफरेंट है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। अब देखिए ये कार्बन और ये कार्बन भी डिफरेंट है क्योंकि ये कार्बन जो आपका टर्सरी कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। मतलब है कि यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दें तो कितने डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए भाई अगर इसके रिएक्शन आप Cl2 के साथ में कराएंगे, ठीक है भाई, तो ये भी रिएक्शन आपकी होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ही कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये CH3 होगा तो यहाँ पे एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, तो यहाँ से आप HCl निकाल देंगे, दूसरा Cl आकर के इस डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा, ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, एक Cl ये बन गया, ठीक है। अब ये दूसरा जो आपका जो टर्सरी कार्बन है ये भी डिफरेंट है तो यहाँ से भी प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए भाई ये क्या हो जाता है, इस तरह से एक Cl यहाँ पे लगाना है। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आपका सेकेंडरी कार्बन दिया तो यहाँ से भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये Cl ऐसे हो गया। अब इसके बाद में ये जो आपका प्राइमरी कार्बन है तो यहाँ पर भी एक Cl लगा देगा। तो यही चीज़ मैंने बोला हुआ था शुरुआत में, जो आपकी F2 एंड Cl2 की रिएक्शन होती है तो ये होती है आपकी नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। जितने भी डिफरेंट कार्बन होते हैं वहाँ पर ये Cl लगा देते हैं और Cl लगा करके हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये पार्ट हो गया। तो इसमें पॉसिबल नंबर आप यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं तो कितने हो जाते हैं, 4। अगर कायरल कार्बन अगर सर्च करेंगे तो उसमें से और भी आपके अगर कोई कार्बन दिया हुआ तो वहाँ से और भी प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। RNS का फॉर्म आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सेकेंड रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में अब बातचीत करते हैं। अब देखिए भाई एल्केन की रिएक्शन कराना है आपको किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब देखिए भाई ये भी रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, नाइट्रेशन, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं कराता हूँ रिएक्शन किसके साथ में, HNO3 के साथ में, HNO3 के साथ में टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 500 डिग्री सेल्सियस। ये 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस इतना आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब देखिए भाई होता क्या है, ये इसमें अगर आप देखें तो जो आपका HNO3 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका NO2 हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो एक डॉट O के जाएगा, एक डॉट इसको जाएगा, ठीक है भाई, ये डॉट डॉट हो गया। इसमें भी अगर आप देखें तो इसका भी अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डॉट इसमें जाएगा प्राइमरी कार्बन को, एक दूसरा डॉट क्या चला जाएगा इसमें से, ये H डॉट बन जाएगा। तो ये आपका H2 निकल जाएगा, H डॉट OH डॉट H2 निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका H2 चलिए निकल गया। अब ये जो आपका N डॉट है यहाँ से आपका C डॉट बनेगा, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, दोनों
दोनों कार्बन आपके सेम ही है, तो चाहे यहाँ से आप होमोलिटिक क्लीवेज करें चाहे यहाँ से आप होमोलिटिक क्लीवेज करें, कोई मतलब नहीं है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एन डॉट इससे अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका CH3 और ये आपका CH2, ये हो जाता है आपका NO2। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक भाई, तो ये तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके केवल 2 ही कार्बन दिए। अगर मैं 3 कार्बन ले लेता हूँ, अब देखिए भाई यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका नाइट्रेशन, जैसे आपको OHO हो गया और यहाँ पर NO2 कर दिया। टेम्परेचर आप मेंटेन करना है 402 और ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो चेन होती है ब्रेक हो जाती है। होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। अब देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, अब देखिए यहाँ से अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो ये आपका O डॉट हो जाएगा, ये आपका N डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है, दोनों कार्बन सेम है। ये इसमें अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, ये आपका डिफरेंट कार्बन है। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका CH2 ये H है, तो एक CH2 डॉट हो जाएगा, यहाँ से आपका H डॉट हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ से H2 निकलेगा, ये H2 हमने हटा दिया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, H2 बहुत ही आसानी से आपका रिमूव हो जाएगा। अब ये N डॉट, ये CH2 डॉट होगा, तो एक बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3 और ये CH2 और ये हो जाता है आपका CH2 और ये हो गया आपका NO2। ठीक है भाई, अब देखिए भाई दूसरा पार्ट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन तो सेम ही है। ठीक है, पर इस कार्बन पे अगर आप ध्यान दें तो आपका सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये हो गया H, ये H डॉट बनेगा, यहाँ पे आपका CH डॉट बनेगा, मोर स्टेबल। ठीक है भाई, तो एक यहाँ से H2 ये निकलेगा भाई, ये OH डॉट है, ये आपका H डॉट है, यहाँ से H2 निकलेगा और ये आपका N डॉट आकर के इस कार्बन से अटैच होगा। तो दूसरा प्रोडक्ट लीजिए, ये बन जाता है CH3, ये आपका ये CH, ये हो जाता है आपका NO2 और ये हो गया आपका CH3। ये पार्ट हो गया। एक तो 2 प्रोडक्ट तो ऐसे भी बन सकते हैं। तीसरा पार्ट, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर यूज करने की वजह से ये जो लॉन्ग चेन है, ये जो आपकी कार्बन चेन है, ये ब्रेक हो जाती है। चाहे आप यहाँ से ब्रेक कर लें चाहे यहाँ से ब्रेक कर लें। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करता हूँ, ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बची हुई, यहाँ पर एक ही कार्बन बचा हुआ है। तो देखिए भाई, यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये CH3 और ये CH3, ये NO2 हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब है कि दोनों यहाँ पे अब प्राइमरी हो जाएंगे। जब ये पूरी चेन थी तो इसमें ये सेकेंडरी था अपन, तो यहाँ से ब्रेकिंग कर देंगे तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाता है 2 कार्बन से, आपका ये CH3, ये आपका CH2 और ये हो जाता है NO2। तो इस रिएक्शन में देखिए कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहा है, 4 प्रोडक्ट। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में भी क्लीवेज शुरू हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज शुरू हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं 4 कार्बन का एक एल्केन ले लेता हूँ, स्ट्रेट चेन ले लेता हूँ, जैसे आपका CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और यहाँ से आपका CH2 हो गया और ये हो जाता है CH3। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, ये आपका कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, इसका नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ हम होमोलिटिक क्लीवेज करा देते हैं, तो ये आपका O डॉट, ये N डॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली सबसे पहले प्राइमरी कार्बन से एक प्रोडक्ट बनेगा, एक दूसरा सेकेंडरी कार्बन से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर करते क्या है कि आप देखिए इसमें ये CH2H कर लेते हैं, तो होमोलिटिक क्लीवेज करा देते हैं। इसके बाद में CH2 डॉट बनेगा, H डॉट बनेगा, तो यहाँ से ये HO डॉट H डॉट निकल जाएगा, तो यहाँ से मैं H2 ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ये NO2 डॉट इससे अटैच होगा तो एक प्रोडक्ट ये हो गया CH3, ये CH2, ये CH2। ठीक है भाई, और ये हो जाता है CH2 और ये हो गया आपका NO2। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें होमोलिटिक क्लीवेज करें तो ये भी प्राइमरी है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद में ये दोनों आपके जो दोनों हैं सेकेंडरी कार्बन है, तो चाहे ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, तो अब इसके बाद में दूसरा जो NO2 है, यहाँ से आपका एक नाइट्रो एल्केन बनेगा। अब होता क्या है कि NO2 आकर के यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये H हो गया, एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो H2O निकलेगा, ये NO2 इस कार्बन से अटैच होगा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो ये हो गया आपका CH3, ये CH2 और ये आपका CH, यहाँ से NO2 लग गया और ये हो गया आपका CH3। ठीक है भाई, ये पार्ट
अब यहाँ पर जो इस लॉन्ग चेन से जो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले थे हमने बना के रख दिए। अब इस चेन को आप ब्रेक करिए, ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप कार्बन कार्बन का क्लीवेज करना है। अब देखिए भाई, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो एक कार्बन होता है, ठीक है, एक कार्बन हो गया, तो एक कार्बन से आपका एक नाइट्रो कंपाउंड बन जाता है, ये हो गया आपका CH3 NO2 बन गया, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन में ये जो कार्बन ये कार्बन है आपके प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन, तो एक प्राइमरी कार्बन से प्रोडक्ट बनेगा और एक आपका सेकेंडरी कार्बन से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब है कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अगर मैं प्राइमरी कार्बन से प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये CH2 और ये आपका CH2, ये NO2 हो जाएगा। अगर आप सेकेंडरी कार्बन से, मैं इस चेन के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो जब इस बॉन्ड को क्लीवेज करने के बाद में ये 3 कार्बन की चेन बची हुई है, इसमें ये कार्बन, ये कार्बन है आपके प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो प्राइमरी कार्बन से तो एक प्रोडक्ट बना लिया, अब सेकेंडरी कार्बन से जो आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, CH3, ये CH, ये CH3 और ये हो जाता है आपका NO2। तो इस तरह से नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। मतलब है कि अगर आपने एल्केन में 2 से अधिक कार्बन लिए हैं तो उसमें से मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। थर्ड केमिकल रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। हम यहाँ पर थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम एल्केन का कर रहे हैं सल्फोनेशन, मतलब है कि एल्केन की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में। कॉन्सनट्रेट H2SO4 को, जो आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2SO4 को, या आपको OH, ये हो गया आपका SO3H, ठीक है भाई। ये रिएक्शन भी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ एल्केन ले लिया भाई, ये एल्केन, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अब देखिए भाई, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पर O डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H डॉट, ठीक है भाई। यहाँ पर भी आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, ठीक है भाई, तो ये आपका R डॉट, ये H डॉट, तो ये H डॉट ये OH डॉट कंबाइन होकर के H2 आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये R डॉट ये H डॉट कंबाइन होकर के क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका SO3, ये H हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ, इसमें से एक कंडीशन क्या है कि आपको दिमाग में रखना है, ये जो आपका लेना है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसके पास में मिनिमम 6 कार्बन ऑनवर्ड्स होना चाहिए। मतलब है कि एल्केन्स, ये हो गया एल्केन्स हैविंग अबव कितना 5 कार्बन्स, ठीक है। एल्केन्स हैविंग अबव 5 कार्बन्स अंडरगो सल्फोनेशन, ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। सल्फोनेशन ये हो गया भाई। अगर 5 कार्बन है या लेस देन 5 कार्बन है, मतलब कि वहाँ पर उस एल्केन का सल्फोनेशन नहीं होगा, स्ट्रेट चेन ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, हो गया आपका CH3, ये CH2 होल 4 हो गया, ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे हम करा रहे हैं इसका सल्फोनेशन, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें तो इस एल्केन में कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, मिनिमम 6 कार्बन। अब इसके बाद में आगे जितने भी कार्बन हो तो रिएक्शन हो जाएगी, परंतु लेस देन 6 कार्बन है एल्केन में, स्ट्रेट चेन की एल्केन में, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, मतलब कि सल्फोनेशन नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, ठीक है भाई, तो O डॉट, ये H डॉट, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया आपका H डॉट, ये आपका CH2 डॉट। रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया CH3, ये CH2 होल 4, ये CH2, ये आपका SO3 H हो जाता है और ये हो गया आपका H2। इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करूँ, ये दिया आपका आइसोमराइजेशन। तो एल्केन्स बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन के प्रेजेंस में दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वन कंपाउंड दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोमर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, परंतु मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे एक कंपाउंड हो गया, कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करें, 4th रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गया 4th रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया, N-ब्यूटेन हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैंने ले लिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड कॉन्सनट्रेट HCl मेंशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए इसका आइसोमेरिक फॉर्म क्या हो सकता है भाई, दूसरा पार्ट आइसोमेरिक फॉर्म। इसमें अगर आप देखें तो इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3, ये CH और ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है,
इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। क्या ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है? यस। यहाँ पे अगर आप देखें तो एरोमेटिक अरेंजमेंट जो है, स्ट्रक्चर है, डिफरेंट हो गया, परंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोमर्स ही है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, ये आपका स्ट्रेट चेन दिया हुआ है, ब्रांचिंग इसमें हो जाता है। तो एक कंपाउंड दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस रीजन को आपको दिमाग में रखना है। इस रीजन के प्रेजेंस में एल्केन का हो जाता है आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज एरोमेटाइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं। फिफ्थ केमिकल रिएक्शन है दैट इज एरोमेटाइजेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं फिफ्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो एल्केन का होता है एरोमेटाइजेशन। जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ कि एल्केन शो करते हैं आइसोमराइजेशन, आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या, एक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेंजीन रिंग में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर उसी एल्केन का एरोमेटाइजेशन होगा जिसके पास में मिनिमम 6 कार्बन होंगे या मिनिमम 6 कार्बन से ज़्यादा होंगे, 6 कार्बन से ज़्यादा हो जाएंगे। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। लेस देन अगर 6 कार्बन है, वहाँ पर उस एल्केन का एरोमेटाइजेशन नहीं होगा। आप देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये CH2, कितने कार्बन हो गए, 4। चलिए 2 कार्बन और मेंटेन कर देते हैं। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या होता है भाई, ये हो गया, आपको लेना है ये Cr2O3 ले सकते हैं या आप Al2O3 ले सकते हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, 600 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो एरोमेटिक करेक्टर में अगर आप देखें, बेंजीन जो होता है, जो एरोमेटिक बाय नेचर होता है, तो इसमें कितने कार्बन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों ने कार्बन मेंशन किया है ना, तो हम क्या करते हैं, CH, ये हो गया CH। ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH, यहाँ पे डबल मेंशन करेंगे, ये आपका CH। ठीक है भाई, ये आपका CH हो गया और यहाँ से CH ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड मेंशन कर देते हैं और इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और ये हो गया आपको बेंजीन रिंग, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न में हम बॉन्ड भी शो कर देते हैं। ये हो गया बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए भाई, इसमें देखें तो कितने हाइड्रोजन है भाई, इसमें 6 हाइड्रोजन है। इसका केमिकल फार्मूला ही होता है C6H6। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये 14 हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज किए हैं, पूरे के पूरे कार्बन यूज कर लिए जाते हैं, पूरे हाइड्रोजन नहीं यूज किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, तो मतलब 4H2 कर सकते हैं। ये हो गया 4H2, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है भाई, ये रिएक्शन भी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होते हैं। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से 2 H निकलेंगे, यहाँ से 2 H निकलेंगे, यहाँ से 1 H निकलेगा, यहाँ से भी 1 H निकलेगा, यहाँ से भी 1 H निकलेगा, यहाँ से भी 1 H निकलेगा। इस तरह से रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। अब देखिए, तभी यहाँ पर आयन सैचुरेशन आता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं कुछ कंपाउंड ऐसे ले लेता हूँ, ये हो गया भाई, कितने कार्बन हो गए इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यूज करना है Cr2O3, चाहे आप Al2O3 ले लें, Al2O3। टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, क्लोज रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये पार्ट आपका अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा। अगर 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है एल्केन में, तो उसका होता है एरोमेटाइजेशन। इसमें आसानी से एरोमेटाइजेशन होगा क्योंकि मोर देन 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, टालुइन बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, ये मिथाइल बेंजीन हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ से आपको H2 रिमूव करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 8 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है भाई, 8 कार्बन, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हो गया 8 कार्बन। ठीक है भाई, 8 कार्बन। अब देखिए, इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका Cr2O3 हो गया और ये हो गया आपका Al2O3। एरोमेटाइजेशन होने वाला, आसानी से एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन को फॉर्मेशन के लिए इसको कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। ठीक है भाई, 6 कार्बन हमने यूज कर लिए, ये 6 कार्बन लीजिए, हमने यूज कर लिया, ये 6 कार्बन यूज कर लिए। अब देखिए भाई, यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कार्बन बचे हैं। तो 2 कार्बन को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, क्या हो गया भाई, इथाइल बेंजीन हो गया। ये तो आप ये कार्बन चेन न बना करके दोनों अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है प्रोडक्ट, ऐसे भी हो सकता है।
1,2-डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये इथाइल बेंजीन 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन ये होता है। तो इस रिएजेंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। तो ये कौन सी रिएक्शन, 5th रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए इसके बाद में इंटरेस्टिंग रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन होती है ये होती है कंबशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। अब देखिए भाई, अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई किया हुआ है रिएक्शन में, तो ये होता है कंप्लीट कंबशन। अगर आपने इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई किया हुआ तो प्रॉपर बर्निंग ना होने की वजह से ये हो जाता है इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कंप्लीट कंबशन के बारे में। कंप्लीट कंबशन, ठीक है भाई। कंप्लीट कंबशन में जैसे अगर मैं ले लेता हूँ ईथेन, ठीक है, ईथेन हो गया, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कहिए तो मैं लिख देता हूँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको सप्लाई करना है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर जो कंबशन रिएक्शन है तो बनने वाले प्रोडक्ट आपके होंगे CO2 NH2। बैलेंस कर लेते हैं, कितना कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे लगा दिया, कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3। यहाँ पर कितना हो गया भाई 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 7/2 कर सकते हैं, दीजिए बैलेंस हो गया। ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट कंबशन। अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में बात करता हूँ, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ, जैसे हो गया CH4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंबशन कर दिया, तो इसमें इनकम्प्लीट कंबशन में होता क्या है, अगर आपने इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने सप्लाई किया हुआ है, बहुत ही कम ऑक्सीजन अगर आपने सप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो गया, 6 हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 3 कर लेते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई किया हुआ है, सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपका CH4 हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्लैक कार्बन होता है, ये ब्लैक कार्बन का प्रोडक्शन हो जाता है, ये हो जाता है 2H2O, ये हो गया भाई। ये जो ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे प्रिंटिंग हो गया, इंक हो गया, जो आपका रबर का टायर होता है उसके ऊपर ब्लैक लेयर चढ़ाने के लिए ये इसको यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेज है, जो कार्बन कॉपी होती है तो वहाँ पर भी इस ब्लैक कार्बन को यूज किया जाता है, ठीक है, प्रिंटिंग में, जीरोक्स में, इसके कई सारे यूजेज हैं। तो ये होती है आपकी इनकम्प्लीट कंबशन। अगर आपने इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है इसके कंपैरिजन में, एक्सेस में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये रिएक्शन आपके ऐसे चली जाएगी, ठीक है भाई, तो उसके केस में आपका ब्लैक कार्बन बनेगा। एक्सेस में जाएंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर आपने यूज किया है ऑक्सीजन तो चली जाती है कंप्लीट कंबशन में, ये रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके भी हम एल्केन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ थर्ड रिएक्शन के बारे में, अंडर ऑक्सीडेशन, तो जैसे अगर मैंने ले लिया मीथेन, इसका कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो अगर आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है भाई, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे कितना, यहाँ पर मेंटेन करेंगे, आपको मेंटेन करना है कितना, 270 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लीजिए। 270 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 270, और ये हो जाएगा आपका 273, ठीक है, 270 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन कर लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो आपका जो ये कार्बन है इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, CHO। यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे 2, तो यहाँ से आपको हो जाएगा H2, एक ऑक्सीजन इसका चला जाएगा, एक ऑक्सीजन बताया तो H2O के साथ में चला जाता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए भाई, एक और रिएक्शन है
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया ना भाई, ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसी रिएक्शन को और भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्केन बेसिकली खासतौर से ये आपके जो होते हैं तो अनरिएक्टिव होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, परंतु एल्केन जिसमें से आपका टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनका आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे ले लिया CH3, ये C और ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ये हो गया, ये टर्सरी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो आपका टर्सरी कार्बन है, तो इसको आप बोल सकते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो ऐसे जहाँ पर टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। यहाँ पे चाहे आप ले लें KMnO4 ले लें, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या इसकी जगह पर आप चाहे K2Cr2O7 ले लें, K2Cr2O7 हो गया, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होता क्या है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना। जैसे हम एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एसिड में, ठीक है भाई, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन अटैच करते हैं, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन अटैच करके हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। कहीं तो हम उस रिएक्शन को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे हो जाता है, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे आपका CH3 और ये COO और ये आपका H, ठीक है, उसी रीजन को ले लेता हूँ, KMnO4 डाल दिया, KMnO4, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन इस कंपाउंड में ऐड करना है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन हम अटैच करते हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं, तो बनने वाला जो कंपाउंड क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। ये पोर्शन आपका सेफ रहता है, ये पोर्शन आपका सेफ रहता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन अटैच कर दिया जाता है। वही पार्ट आपको यहाँ भी करना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका C, ये CH3 हो जाएगा, ये आपका ये आपका OH, ये टर्सरी अल्कोहल बन जाता है, टर्सरी अल्कोहल। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ठीक है भाई, इस तरह से इन रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शंस के बारे में। 7th रिएक्शन है दैट इज पायरोलाइसिस रिएक्शन। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं 7th केमिकल रिएक्शन के बारे में। एल्केन का हम कर रहे हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराना है। ठीक है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब है कि अगर कोई लॉन्ग चेन होगी कार्बन की, एल्केन की जो आपकी लॉन्ग चेन होती है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो चेन छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर हो गया CH4, मीथेन हो गया। अब देखिए टेम्परेचर कितना यूज करेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। इसके जितने भी बॉन्ड है सभी को ब्रेक कर देगा, जितना भी हाइड्रोजन सभी पूरा रिमूव कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका H2 के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में पूरा तुरंत स्केप हो जाएगा। इतना टेम्परेचर में जितनी भी गैसेज बनने के चांसेज होंगे, पूरा पार्ट ही आपका स्केप हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर केवल कार्बन। लीजिए हो गया, केवल कार्बन बना हुआ है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में अगर मैं 2 कार्बन का एल्केन ले लेता हूँ, जैसे इथेन हो गया, CH3, ये आपका CH3 हो गया। यहाँ पे लेना आपको Cr2O3, ठीक है, ये चाहे Al2O3 ले लें। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है कि आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर भी ये रिएक्शन भी होती है आपकी वाया फ्री रेडिकल मैग्नीशियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2 ये H हो गया भाई, ये CH2 ये H हो गया। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो H डॉट, ये CH2 डॉट, होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो CH2 डॉट, ये H डॉट, ये CH2 डॉट क्या बना देंगे, लीजिए आपका एल्कीन बन जाता है भाई। और ये H डॉट कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। ठीक है, एल्कीन बन गया। मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन तैयार हो जाएगा। अगर मैं 3 कार्बन का एल्केन ले लेता हूँ, जैसे आपका एन प्रोपेन हो गया, CH3 ये CH2 और ये हो गया आपका CH3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। Cr2O3 है आपका Al2O3 हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर यूज करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए भाई, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, यहाँ पर अगर आप देखें इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। फ्री रेडिकल मैग्नीशियम मतलब है कि यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो CH डॉट CH2 डॉट डबल बॉन्ड आ जाएगा। लीजिए एक प्रोडक्ट बन गया CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। अब देखिए ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें से 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकिंग हो जाती है।
ठीक है भाई, ये चेन स्प्लिट होने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इधर देखें आप कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा। ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, ठीक है भाई। अब इधर देखें कितना कार्बन है, एक कार्बन से एल्कीन कभी नहीं बनता है भाई। एल्कीन या एल्काइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, जैसे कीटोन को बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है भाई। तो इससे तो आपका एल्कीन बनेगा नहीं, एक कार्बन से कभी भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो ये यहाँ से मिल जाएगा आपका मीथेन। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगर और भी लेंथी चेन ले लेंगे तो वो भी आपकी रिएक्शन इस तरह से एल्कीन बनते जाएंगे और वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट होता चला जाएगा। इसी वजह से पायरोलाइसिस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हाई टेम्परेचर में ये जो चेन होती है डिकम्पोज हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है इंसर्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 8th केमिकल रिएक्शन है दैट इज आपका इंसर्शन रिएक्शन। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं 8th केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है भाई। तो ये इंसर्शन रिएक्शन वो है जिसमें से आपका कार्बिन जो आपका एक इंटरमीडिएट होता है, तो एल्केन में इंट्रोड्यूस करके उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है भाई। मतलब कि कार्बन चेन को इंक्रीज कर दिया जाता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कार्बिन इंटरमीडिएट होता है ये कहाँ से आता है। तो एक मेथड होता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप KOH के साथ में कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कराएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा कार्बिन। डाइजोमीथेन से भी मिल जाएगा आपको कार्बिन, कीटीन से भी मिल जाएगा आपको कार्बिन। देखिए भाई, अगर मैं कीटीन ले लेता हूँ, कीटीन क्या होता है, ये होता है आपका CH2 और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, इसके पास में लोन पेयर होते हैं, ठीक है भाई। ये होता है कीटीन, ठीक है भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी रिपल्सन की वजह से, ठीक है भाई। जब आप इसको हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो गया, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये C हो गया। सिंस इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रहा है, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कर सकते हैं भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरेगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो एक ही बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब देखिए भाई, एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, अब देखिए अगर ये CO निकलेगा तो गैस के फॉर्म में निकलेगा, और जहाँ पर गैस बनने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है भाई। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CH2 हो गया, और यहाँ पे C के पास में नेगेटिव चार्ज, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये आपका O पॉजिटिव हो जाता है। इस पोर्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, ऐसे भी लग जाता है, ठीक है भाई। जैसे मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाता है नेगेटिव। तो इस पार्ट को एक सिग्मा बॉन्ड या एक सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिस साइड नेगेटिव होता है उस साइड आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, एरो शो करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके डॉट, कार्बन की वैलेंसी कहाँ सेटिस्फाई है। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं भाई, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, मतलब कि ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हो जाती है, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं कार्बिन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इन कार्बिन का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं डाइजोमीथेन ले लेता हूँ, CH2 ये N2 होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 ये N हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, N हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको जब आप हीटिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ऐसे उतरेगा, या आप ऐसे कर सकते हैं एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा भाई। ये गैस है ना, एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसे पुल करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, तो लीजिए नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, गैस एस्केप हो जाएगी। अब ये CH2 क्या हो जाएगा, ये कार्बन जनरेट हो जाता है, कार्बन जनरेट हो जाता है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर मैं ले लेता हूँ आपका एल्केन CH2 और ये CH3, इंसर्शन रिएक्शन इस वजह से बोला जाता है कि ये जो कार्बन है आकर के इस चेन में इंसर्ट हो जाता है, इस वजह से इसका इंसर्शन नाम दे दिया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए कैसे इंसर्ट होता है। यहाँ पर आप CH2 ये डॉट डॉट हो गया। अब देखिए भाई एक पार्ट यहाँ पे अगर आप देखें फ्री रेडिकल मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक डॉट ही हो जाएगा, एक डॉट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब होता क्या है, ये डॉट इससे कंबाइन होगा और ये डॉट इससे कंबाइन होगा, तो जब ये H इस CH2 हो जाएगा तो CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 इस CH2 से कंबाइन होगा तो क्या एक प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3, ये CH2 और ये CH क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है ना भाई, क्लियर होना चाहिए भाई। ये डॉट से कंबाइन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आया, ये CH2 है तो ये H इसके पास में जाएगा तो ये CH3 में, तो लीजिए CH3 कर दिया, हो गया। तो ये तो मैंने क्लीवेज किया किसका, प्राइमरी कार्बन का। अब आपको करना है सेकेंडरी कार्बन भी, ये हो गया H, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। ये डॉट मतलब इस बार है कि ये डॉट आकर के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कंबाइन होगा और ये हाइड्रोजन आकर के इससे कंबाइन होगा। ठीक है भाई, तो ये H जाएगा CH3 बनाएगा और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो CH3 ये CH और ये CH3 और ये CH3 हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका क्या है कार्बन है आकर के इस चेन में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो हर तरह के कार्बन के साथ में इसका इंसर्शन किया जाता है। इस तरह से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। 9th केमिकल रिएक्शन है दैट इज विद कीटोन। हम यहाँ पर 9th केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए भाई, जनरली एल्केन आपके अनरिएक्टिव होने की वजह से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीखा हुआ था, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन उन्हीं कंपाउंड का हो रहा है K1O4 के साथ में, K2Cr2O7 के साथ में, जिनके पास में, जिन एल्केन के पास में आपका टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी वही आपका एल्केन रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ में जिसमें आपका टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब है कि टर्सरी कार्बन होना चाहिए उसमें, तभी रिएक्शन होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे होती है। ये रिएक्शन होती है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3 आपका C। ठीक है भाई, टर्सरी हाइड्रोजन हम शो कर देते हैं ताकि रिएक्शन को हम कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर कीटोन ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका CH3 हो गया, ये COO और ये आपको हो जाता है CH3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर देता हूँ, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं भाई, ये C हो गया, डबल बॉन्ड ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कराना है कॉन्सनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, ये हो गया। अब देखिए भाई, ये पोलर ग्रुप है। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ठीक है भाई, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए, आप अटैच करा दीजिए। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच होगा। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बनाएगा और ये कार्बन जाकर के इस कार्बन से अटैच होगा। अब देखिए भाई, इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं, कैसे होता है। ये CH3 है, कर लिया भाई, ये CH3 कर दिया। इसके बाद में इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया, CH3 है, CH3 हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच होगा। ठीक है भाई, ये कार्बन से अटैच होगा। इस कार्बन से जो ऑक्सीजन है ये आपका जब हाइड्रोजन इसको जाएगा तो OH में तब्दील होगा, ये OH कर दिया भाई। ठीक है, अब इसके बाद में ये कार्बन से क्या लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, 2 3 3 ट्राई मिथाइल, यहाँ पर कर सकते हैं 2 3 3 ट्राई मिथाइल हो गया। क्या ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरह से
इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लास्ट में हम लोग इनके इम्पोर्टेंट यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। इन द लास्ट हम लोग बातचीत करते हैं यूजेज ऑफ एल्केन के बारे में। अब देखिए भाई, इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है उसको मैंने यहाँ पर बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। जो आपका मीथेन है आपका यूज किया जाता है सीएनजी के रूप में, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के रूप में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट चेन, ये ब्रांचिंग चेन हो जाता है, ये आइसोमर फॉर्म में रहते हैं। ये जो मिक्सचर होता है ये एलपीजी के रूप में यूज किया जाता है। एलपीजी के बारे में तो आपको मालूम है, ये होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है भाई। जो आपका ईथेन होता है इसको यूज किया जाता है, ये C2Cl6, इसको क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोईथेन बोलते हैं। हेक्साक्लोरोईथेन को प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका आर्टिफिशियल कैम्फर होता है ना, जो कपूर बोलते हैं, कपूर, आर्टिफिशियल कैम्फर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपूर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। CH4 से हम लोगों ने ब्लैक कार्बन का प्रिपरेशन किया हुआ था, ठीक है, ब्लैक कार्बन का प्रिपरेशन किया हुआ था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में, वो कंबशन रिएक्शन थी, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन में। ब्लैक कार्बन का यूज प्रिंटिंग में, जेरोक्स में, ठीक है, इंक में यूज किया जा सकता है, ऑटोमोबाइल्स, टायर्स में, यहाँ पर बहुत ही मात्रा में इसको यूज किया जाता है। जो आपके हायर एल्केन्स होते हैं उनको यूज किया जाता है गैसोलीन के फॉर्म में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। और जो आपके एल्केन्स होते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, इस तरह के हैलाइड भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका यूजेज। अब इसके बाद में नए लेक्चर के साथ में हम लोग मिलते हैं।